हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं अपने स्टडी चैनल स्टडी विद @pी में। आज हम केमिस्ट्री कक्षा 12 के एक टॉपिक रासायनिक बलगतिकी के बारे में सीखेंगे। रासायनिक बलगतिकी कक्षा 12 में रासायनिक बलगतिकी से 5 से 6 नंबर का पूछा जाता है, 5 से 6 मार्क का। इसमें टॉपिक कौन कौन से क्या क्या हमें पढ़ने हैं। सबसे पहले रासायनिक बलगतिकी की परिभाषा पढ़नी है। अभिक्रिया का वेग क्या होता है, अभिक्रिया के वेग के आधार पर अभिक्रियाओं के प्रकार, अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक, उसकी अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया का वेग और कोटि में अंतर। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड की दृष्टि से इससे क्वेश्चन पूछ जाते हैं। कोटि कितने प्रकार की, शून्य कोटि, प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि और तृतीय कोटि, ये कोटि हैं। फिर अभिक्रिया की ताप पर निर्भरता, अभिक्रिया की उत्प्रेरक पर निर्भरता और अभिक्रिया का संघट्ट सिद्धांत। ये टॉपिक जो है मेन पढ़ने में। फिर उसके बाद का पार्ट क्या बचेगा, बाद का पार्ट जो होगा वो न्यूमेरिकल पोर्शन होगा, न्यूमेरिकल होगा। न्यूमेरिकल भी है, इसी चैप्टर से न्यूमेरिकल भी पढ़ने हैं, प्लस अभ्यास कार्य भी करना है। अभ्यास कार्य भी करना है हमें। तो ये है इतना पार्ट जो पहले चैप्टर से, जो 5 से 6 नंबर हमें देकर जाएगा। हम अब एक एक टॉपिक के बारे में धीरे धीरे पढ़ेंगे। और ध्यान रखना है, इस टॉपिक को हम लगभग 4 से 5 वीडियो में कवर करेंगे, एक वीडियो में नहीं, क्योंकि एक वीडियो में फिर लंबा वीडियो हो जाएगा और लंबा वीडियो बोरियत लगती है। इसलिए अब धीरे धीरे इस टॉपिक को हम धीरे धीरे 4 से 5 वीडियो में तक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं परिभाषा। रासायनिक बलगतिकी की परिभाषा क्या होती है। सबसे पहले परिभाषा, तो रासायनिक बलगतिकी की परिभाषा क्या है। तो परिभाषा याद करने के लिए 2-3 टर्म याद रखना है। क्या याद रखना है, एक टर्म याद रखना है अभिक्रिया का वेग। क्या याद रखना है, अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग। दूसरा टर्म है वेग, जब पढ़ा है तो वेग को प्रभावित करने वाले कारक, वेग को प्रभावित करने वाले कारक, वेग को प्रभावित करने वाले कारक। और तीसरा भी इसी में याद रखना है क्रियाविधि। ये 3 टॉपिक है, मतलब 3 ये शब्द याद रखना है सब क्रिया को। तो परिभाषा कैसे लिखेंगे, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें अभिक्रिया का वेग, वेग को प्रभावित करने वाले कारक व उनकी क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाती है, रासायनिक बलगतिकी कहलाती है। परिभाषा में क्या लिखना है, अब रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें अभिक्रिया का वेग, वेग को प्रभावित करने वाले कारक व उनकी क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है, रासायनिक बलगतिकी कहलाती है। ये तो परिभाषा हो गई। अब ध्यान रखना है, रासायनिक बलगतिकी में इनके, जिसे हमने कहा वेग को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या हो सकते हैं। तो वेग को प्रभावित करने वाले कारक क्या हो सकते हैं, ताप हो सकता है, दाब हो सकता है, और सांद्रण हो सकता है, और उत्प्रेरक हो सकता है। तो ये मुख्यतः इनके बारे में भी पढ़ना है। और हेडिंग में भी हमने बताया है कि ताप, अभिक्रिया की ताप पर निर्भरता, उत्प्रेरक की निर्भरता, अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक और अभिक्रिया में, ये हमें पढ़ना भी है। तो यही है, इन्हीं का ही अध्ययन करना है। तो परिभाषा इसीलिए लिखा जाता है कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें अभिक्रिया का वेग, वेग को प्रभावित करने वाले कारक व उनकी क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाती है, रासायनिक बलगतिकी कहलाती है। रासायनिक बलगतिकी की परिभाषा है। अब उसके बाद में दूसरा टॉपिक है अभिक्रिया का वेग। तो अभिक्रिया का वेग क्या होता है, तो ध्यान रखना, अभिक्रिया का वेग की परिभाषा क्या लिखेंगे, अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग। अभिक्रिया के वेग को इंग्लिश में इसे हम कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन। अभिक्रिया का वेग, इसे हम कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। अभिक्रिया के वेग को हम अभिक्रिया की दर भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की दर, रेट ऑफ रिएक्शन को। अब ध्यान रखना इसमें होता क्या है। जानते हो, कोई अभिक्रिया होती तो इधर होते हैं अभिकारक, इधर क्या होते हैं, अभिकारक, और तीर के उधर क्या होते हैं, उत्पाद। उत्पाद को इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्रोडक्ट, और अभिकारक को रिएक्टेंट। रिएक्टेंट और उत्पाद, प्रोडक्ट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। ध्यान रखना, अभिकारक जो पहले अभिकारक अभिक्रिया करेंगे तो उत्पाद बनेंगे। तो कहने का मतलब अभिकारक की सांद्रता क्या होगी, अभिकारकों की सांद्रता में कमी आएगी। अभिकारक की सांद्रता में क्या होगी, कमी आएगी, क्योंकि ये कम होते चले जाएंगे। और उत्पाद की सांद्रता में क्या होगी, वृद्धि होगी, क्योंकि ये अभिक्रिया होगी तो ये कम होंगे, इनमें वृद्धि होगी, तो इनकी सांद्रता में वृद्धि होगी।
तो हम दो शब्द वृद्धि और कमी ना कहकर हम एक ही शब्द कह सकते हैं। क्या कहेंगे? इकाई समय में। ऐसे इसके लिए इसको प्रदर्शित करने का तरीका होता है dx अपान में dt। t का मतलब है समय और x यहाँ पर सांद्रता है। x क्या है यहाँ पर? सांद्रता। x यहाँ पर सांद्रता है और d ये परिवर्तन को दिखाता है। d क्या दिखाता है हमें? परिवर्तन। d क्या दिखाता है? परिवर्तन। तो और ये t क्या है? t समय है। तो समय को हम कर लेंगे एकांक। तो इकाई समय में या एकांक समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन। इकाई समय में या एकांक समय में अभिकारक तथा उत्पाद की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन। इकाई समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है? अभिक्रिया का वेग कहलाता है। इकाई समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में, अभिकारक की सांद्रता में कमी होगी, उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि होगी। तो इकाई समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन अभिक्रिया का वेग कहलाता है। ये तो हो गया इसके आधार पर। अब dx अपान में dt बराबर में होगा क्या? हम ऐसे इसका सूत्र लिखें, रेट ऑफ रिएक्शन का सूत्र लिखें। तो रेट ऑफ रिएक्शन का सूत्र क्या होगा? तो रेट ऑफ रिएक्शन का सूत्र होगा अभिकारक की सांद्रता में कमी, अभिकारक की सांद्रता में कमी बटे प्रयुक्त समय। एक तो ये सूत्र हो जाएगा। रेट ऑफ रिएक्शन का सूत्र क्या हो जाएगा? अभिकारक की सांद्रता में कमी अपान में प्रयुक्त समय। एक तो ये सूत्र हो गया। दूसरा हम क्या लिख सकते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन और भी ये सब फार्मूला, जैसे उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि, उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि होती है, उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि अपान में प्रयुक्त समय। अभिक्रिया का वेग डायरेक्ट लिखा जाए तो अभिकारक और उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन अपान में समय। अभिकारक की सांद्रता में कमी होती है, उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि होती है। तो अभिकारक और तथा उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन अपान में प्रयुक्त समय, ये अभिक्रिया का वेग लिखा जाएगा। अब ध्यान रखना है इसका मात्रक क्या होता है, इसकी इकाई क्या होता है, अभिक्रिया के वेग का मात्रक क्या होता है। तो वेग का मात्रक क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऊपर सांद्रता है तो सांद्रता का मात्रक होता है मोल प्रति लीटर। सांद्रता का मात्रक क्या होता है? मोल प्रति लीटर। और समय का मात्रक सेकंड, तो मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। या इसे हम ये भी लिख सकते हैं ऐसे भी, मोल लीटर की पावर -1 और सेकंड की पावर -1। मोल लीटर की पावर -1, सेकंड की पावर -1। समय को यहाँ पर सेकंड की जगह पर मिनट भी लिखा जा सकता है, क्योंकि समय मिनट में भी होता है, घंटे में भी होता है। तो ये इसके मात्रक हो जाएंगे। तो ये यहाँ पर ध्यान रखना है इस चीज़ को। ये और इसकी जगह पर हम और भी यूनिट लिख सकते हैं। सांद्रता की मात्रक हम वायुमंडल में लिखें, सांद्रता की यूनिट हम किस में लिखें? वायुमंडल में लिखें। तो क्या हो जाएगी? वायुमंडल प्रति सेकंड, वायुमंडल प्रति सेकंड। ये भी इसकी यूनिट हो जाएगी वेग की। ये वेग की यूनिट होती है प्रमुख। तो ये याद रखना, या वेग की यहाँ पर यूनिट हमने बताई है। तो ये वेग की यूनिट कौन सी है? मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड, मोल लीटर की पावर -1, सेकंड की पावर -1, या वायुमंडल प्रति सेकंड। ये इसकी मात्रक की यूनिट होती हैं। अब जैसे एक क्वेश्चन कह दिया जाए, जैसे हम अब लिख दें कि अभिक्रिया के वेग का व्यंजक कैसे ज्ञात करेंगे। अभिक्रिया की दर या अभिक्रिया की औसत दर या वेग का व्यंजक ज्ञात करना। अगला टॉपिक जैसे है कि औसत दर या वेग, औसत दर या वेग का व्यंजक ज्ञात करना। कैसे ज्ञात किया जाएगा? अभिक्रिया का औसत दर या वेग कैसे ज्ञात किया जाएगा? जैसे रिएक्शन होगी, जैसे मान लो एक रिएक्शन दे रखी है, जैसे कोई रिएक्शन दे रखी है, अब औसत वेग कैसे, जैसे R से P, ये एक रिएक्शन दे रखी है, एक ही जैसे केवल जिसमें अभिकारक उत्पाद डायरेक्ट दे रखे हो। अब इसमें कैसे निकालेंगे अभिक्रिया का वेग और औसत वेग? तो ध्यान रखना, इसमें जो अभिकारक होते हैं केवल अभिक्रिया का औसत वेग निकालना होगा। तो औसत वेग कैसे निकालेंगे? तो औसत वेग बराबर इधर वाली जो राशियाँ होंगी वो माइनस में लिखी जाएंगी, उधर वाली राशियाँ क्या होंगी? वो प्लस में लिखी जाएंगी। क्यों? क्योंकि इनकी सांद्रता में कमी होती है, इनकी सांद्रता में वृद्धि होती है। तो माइनस का डेल्टा R अपान में डेल्टा T इक्वल टू में इसका लिखोगे तो क्या आ जाएगा? प्लस में लिखोगे डेल्टा P अपान में डेल्टा T।
तो ये होगा औसत वेग। जैसे मान लो कोई रिएक्शन दे रखी हो, ऐसे रिएक्शन दे रखी है, मान लो CO प्लस Cl2 और यहाँ पर बना है CO Cl2, इसका औसत वेग कैसे लिखा जाए? अभिक्रिया का औसत वेग कैसे लिखोगे? तो अभिक्रिया का औसत वेग निकालने के लिए ध्यान रखना, इधर वाली राशियाँ माइनस में, इधर वाली प्लस में, तो माइनस का डेल्टा CO अपान में डेल्टा T, ऐसे इधर भी हो जाएगा माइनस का डेल्टा Cl2 अपान में डेल्टा T, इक्वल टू में क्या हो जाएगा, ये वाला प्लस में रहेगा, प्लस डेल्टा CO Cl2 अपान में डेल्टा T। ये इसका औसत वेग निकालने का। आगे का पार्ट जो है, आगे का जो बचा हुआ शेष भाग है वो अगले वीडियो में हम सीखेंगे। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।